अगर आप एक रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर हैं तो मैं जानती हूं आप लग गए होंगे अपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के जीएसटीआर 9 और 9C भरने की तैयारी में। आपने अपने सीए से भी बात कर चुके होंगे, पर क्या आप जीएसटीआर 9 भरने के लिए पूरी तरह तैयार है? चलिए जानते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं टीना मैथ्यू और आप सभी का स्वागत है होस्ट बुक प्रेजेंट्स अकाउंटिंग टेल्स, जहां हम टैक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस से जुड़ी हुई हर परेशानी को बारीकी से समझते हैं और लेकर आते हैं सीधे एक्सपर्ट्स के राय। आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 के फाइलिंग से जुड़ी हुई चेंजेस के बारे में। ये चेंजेस आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है, ना करने पर क्या क्या पेनल्टीज लग सकती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। चलिए आपकी मुलाकात सीए कमल अग्रवाल सर से करवाते हैं। आपको बता दें, सीए कमल अग्रवाल सर एक इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशलिस्ट है। इन्होंने पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई और डिलॉयट जैसे कई कंपनीज के साथ काम किया है। इन्होंने ईवाई में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया है। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जीएसटीआर 9 की फाइलिंग की तैयारी काफी बिजनेस ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है, पर कई ऐसे कंपनीज हैं जो लास्ट डेट तक वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए बताइए कि जीएसटीआर 9 की फाइलिंग की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करना क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे हम जानते हैं जीएसटीआर 9 और 9C ये हमारे एनुअल रिटर्न्स हैं। हम जीएसटी में मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते रहते हैं। साल के एंड में हमें एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें हम ये कहते हैं जो हमने मंथली रिटर्न्स हमने फाइल की उसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी। जो हमारे ऑडिटेड बैलेंस शीट बनती है उसके साथ हमारी मंथली रिटर्न्स टैली हैं। तो एक्चुअल में जो हम ईयर एंड पर ऑडिट कराते हैं, जिसमें अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें जीएसटीआर 9 और 9C की तैयारी उसके साथ साथ ही करनी चाहिए। बहुत लोग बैलेंस शीट फाइल करने, साइन करने के बाद शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ जीएसटी ऑडिट या 9 और 9C की तैयारी बैलेंस शीट बनने से पहले हो जानी चाहिए, ताकि आपकी जो बैलेंस शीट का रेवेन्यू है, बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं और जो आपकी 9 और 9C में फिगर्स हैं, वो पूरी तरह से टैली हों और उसमें आपको कोई डिफरेंस और बाद में आपको डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन ना करना पड़े। सर, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो जीएसटीआर 9 के दायरे में आते हैं और ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो इससे एग्जेम्प्ट है? जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जिसका ओवरऑल टर्नओवर, जिसको हम एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं, जो उसका पूरा इंडिया का टर्नओवर है। आप जानते हैं जीएसटी में जीएसटी नंबर से चलता है, हर रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर पर है, पर हर एसएससी का एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो लीगल एंटिटी पर है। तो एक एसएससी के एक पैन में 10, 12, 15, 20 जीएसटीएन हो सकते हैं। तो जिस एसएससी का उस पैन के लेवल पर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है। जिस एसएससी का 5 करोड़ से ऊपर है, उसको जीएसटीआर 9 के साथ साथ 9C फाइल करना भी मैंडेटरी है। तो जो भी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, जिसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर हम कह रहे हैं, जिसमें आपका टैक्सेबल टर्नओवर भी है, आपका एग्जाम टर्नओवर भी है, आपका नॉन टैक्सेबल टर्नओवर भी है, और आपके ऑल इंडिया लेवल पे एक पैन के ऊपर जो टर्नओवर है, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। अगर वो टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपको 9 के साथ साथ 9C भी फाइल करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि पिछले साल ये अमेंडमेंट आई थी, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। पिछले साल से पहले ये चीज़ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई होनी होती थी। अब उसके बाद पिछले साल से अमेंडमेंट आई है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एसएससी को सेल्फ सर्टिफाइड करके फाइल करना है। तो आपको सीए से सर्टिफाई नहीं कराना है, ठीक। पर इसके साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। पहले जब सीए सर्टिफाई करता था तो वो ये बोलता था कि इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी, वो फॉर्मेट में था। एसएससी की सर्टिफिकेशन में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हटा दिया गया है। तो एसएससी को ट्रू एंड करेक्ट देना है, उसके पास टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो एक सीए कह सकता है मुझे ये चीज़ नहीं बताई गई, पर एक एसएससी जो बिजनेस का ओनर है वो नहीं कह सकता मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता। तो अब उसको डबल श्योर होना है कि क्या इंफॉर्मेशन उसके 9 और 9C में जा रही है। जीएसटीआर 9 को भरने से पहले किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है? देखो, जीएसटीआर 9 आपका एक एनुअल रिटर्न है
और 9C एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। तो जब आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो आप समझिए आपको जब एनुअल रिटर्न फाइल करनी है तो ये नेचुरल है कि आपको जितनी आपकी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स है वो सारी फाइल होनी चाहिए। जब तक आपकी वो रिटर्न्स फाइल नहीं है तो आप एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। उसके अलावा 9C में आपकी रिकन्सिलेशन है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यानी कि आपका उससे पहले ऑडिट भी हो जाना चाहिए। तो आपका 9C के लिए आपकी सारी मंथली या क्वार्टरली जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी है, और 9 और 9C क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर के टैक्स पेयर पर है तो जनरली मंथली ही है, तो उनकी सारी मंथली रिटर्न्स फाइल हो जानी चाहिए और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हो जाना चाहिए, तभी वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकन्सिलेशन करा पाएंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे एसएससी हैं जिनको किसी भी लॉ में ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। कोई इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, उसका हो सकता है टैक्स ऑडिट में ना आए, और अगर टैक्स ऑडिट में नहीं आएगा तो उसके लिए कोई भी ऑडिट नहीं होगा। उन केसेस में उनको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाके उनको ये कहना पड़ेगा कि मेरा आप वॉलंटरी ऑडिट करिए, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो किसी भी कानून में अगर आपका ऑडिट मैंडेटरी नहीं है तो भी आप अपनी इच्छा से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करा सकते हैं। उसके बेस पर वो एक जनरल ऑडिट रिपोर्ट देंगे और उस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर आप अपनी जो भी आपने एनुअल रिटर्न बनाई है और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप 9C में फाइल कर सकते हैं। टू सम अप, आपकी मंथली रिटर्न्स पूरी फाइल होनी चाहिए, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप 9 और 9C फाइल कर सकते हैं। फिनेंशियल ईयर 2020-21 के कंपैरिजन में फिनेंशियल ईयर 2021-22 में GSTR 9 या 9C में कोई चेंजेस की गई है? तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के मुकाबले में 21-22 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे हम जानते हैं जब से 9 और 9C इंट्रोड्यूस हुआ है उससे शुरू से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म समझाया जाता था, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स थी जो एसएससी नॉर्मल तौर पर मेंटेन नहीं करते थे, और उसकी वजह से 9 और 9C को भरने में काफ़ी तकलीफ़ें आती थी। तो सरकार ने कहा कि हम कुछ टेबल्स को ऑप्शनल कर देते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन आपको भरनी है लेकिन उसमें कितनी डिटेलिंग बतानी है उसको कई जगह पर इन्होंने ऑप्शनल कर दिया था, कुछ रिलैक्सेशंस देती थी। उन रिलैक्सेशंस को सरकार धीरे धीरे कम करती जा रही है। हर बार कुछ ना कुछ टेबल्स होती है जो पहली ऑप्शनल है वो मैंडेटरी कर दी जाती है, ताकि और आपकी रिपोर्टिंग जो है वो जैसे जैसे जीएसटी की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जीएसटी की फैमिलियरिटी बढ़ रही है, उसी तरह से ये टेबल्स जो हैं वो अमेंड करके इनको मैंडेटरी किया जा रहा है। GSTR 9 में 4 टेबल्स को मैंडेटरी कर दिया गया है और GSTR 9C में 3 अमेंडमेंट्स हैं। जैसे अगर GSTR 9 की अगर हम बात करें तो टेबल 4 की बात करें तो पहले हमें क्रेडिट नोट्स वगैरह की डिटेल अलग से नहीं दिखानी पड़ती थी। अब उन्होंने कहा है कि क्रेडिट नोट की डिटेल आप अगर आपकी B2B सप्लाई है और जो डिफरेंट सप्लाईज है उनके लिए जो क्रेडिट नोट की डिटेल है वो आपको अलग से दिखानी है। पहले हम क्रेडिट नोट को घटा के ही दिखा देते थे, अब क्रेडिट नोट को अलग से दिखाना मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर क्रेडिट नोट में कोई अमेंडमेंट्स हैं या कोई अमेंडमेंट्स हैं उन अमेंडमेंट्स को भी अलग से दिखाना मैंडेटरी हो गया है। तीसरी चीज़ है, पहले हम जो एग्जाम टर्नओवर थी, नील वाली टर्नओवर थी या नॉन टैक्सेबल टर्नओवर थी, वो सारी हम एक साथ क्लब करके दिखाते थे। अब उन्होंने कहा है कि जीएसटी जो आपकी नॉन टैक्सेबल टर्नओवर है उसको आपको अलग दिखाना है, और अगर आपकी ऑप्शन है आप नील और ज़ीरो रेटेड टर्नओवर को आप इकट्ठा दिखा सकते हो, आप चाहो तो अलग भी दिखा सकते हो, लेकिन नॉन जीएसटी टर्नओवर को आपको अलग ही दिखाना है। उसके अलावा चौथी चेंज जो आई है GSTR 9 में वो आई है कि आपको HSN की डिटेल अब इन्होंने मैंडेटरी कर दी है, पर अभी भी HSN की डिटेल आउटपुट लेवल पर मैंडेटरी है, इनपुट लेवल पर मैंडेटरी नहीं है। तो जो भी आपका टर्नओवर है, अगर आपको 6 डिजिट एप्लीकेबल है या 8 डिजिट एप्लीकेबल है, वो डिटेल आपको अब GSTR 9 में शो करनी मैंडेटरी है। सर ये चेंजेस तो हुई 9 की, और GSTR 9C में जो चेंजेस आए प्लीज उसके बारे में भी बताइए। हाँ, GSTR 9C में 2 चेंजेस आए हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो जैसे हमें मालूम है हमारा जो GST लॉ है वो ये बोलता है कि आप
आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप जो पहले सितंबर की रिटर्न थी या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर था, जिसको इस साल इन्होंने अमेंड करके 30 नवंबर कर दिया। तो लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्रेडिट जो है आप 30 नवंबर 22 तक ले सकते हैं। इसी तरह से पिछले साल का क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो 9C में ये चेंजेस हैं कि आपको प्रीवियस ईयर का जो क्रेडिट ITC आप इस साल में अवेल कर रहे हैं उसको अब आपको अलग से शो करना है, और इसी तरह से अगर आप इस साल का क्रेडिट अगले साल में ले रहे हैं उसको भी आपको अलग शो करना है। ये दो अलग अलग टेबल्स में आई है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इस साल का आपने पिछले साल का हिस्सा लिया, ये इस साल का आप आगे लेंगे, वो दोनों चीज़ें आपने अलग से शो करनी है। ये 9C में चेंजेस है। GSTR 9 को लेट भरने से या ना भरने के वजह से क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए, GSTR 9 और 9C एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए टाइम लिमिट है। और कोई भी हमारे को ऐसा एक्शन कोई करना है, कोई सबमिशन करना है, जिसके लिए एक्ट में प्रोविज़न है कि आपने इस पीरियड के अंदर ये एक्शन करना है, तो अगर हम वो पीरियड वो नहीं करते तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। GSTR 9 हमें फाइल करना है और 9C एक्चुअली 9 का ही एक पार्ट है। तो अगर हम ये फाइल नहीं करते तो हमें इसके ऊपर पर GSTN 200 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है, जो पेनल्टी हमारी 0.5% ऑफ द टर्नओवर वहाँ तक जा सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि पेनल्टी एक अपनी जगह है, पेनल्टी भी काफ़ी भारी पेनल्टी है। 0.5% ऑफ टर्नओवर बिकम्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट। लेकिन इसके साथ साथ एक नॉन कंप्लायंस जो है, एक डिले, एक डाउट क्रिएट करता है टैक्स पेयर के बारे में डिपार्टमेंट के माइंड में। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इससे डाइल्यूट होता है। तो आपके पास एक अच्छा टाइम मिलता है। फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो गया, उसके बाद आपके पास 9 मंथ है, आपका ऑडिट हो जाता है आपका सितंबर तक या अगस्त तक ही हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ ही GST 9 और 9C की तैयारी करते हैं तो दोनों चीज़ें आपकी एक साथ तैयार हो सकती हैं और आपको फिर ये टाइमलाइन को मीट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। पेनल्टीज़ मैंने बताई, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताए, पर मेरी सभी टैक्स पेयर से ये सजेशन है कि इन पेनल्टीज़ और कॉन्सिक्वेंसेस तक ना जाएं। प्रेफरेबली इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और आप अपने अकाउंटेंट और कंसल्टेंट से बात करके प्रेफरेबली 15 दिसंबर तक इसको फाइल कर देना चाहिए। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो तो क्या उन्हें भी GSTR 9 भरने की ज़रूरत है? देखिए, आजकल GST नंबर कैंसिल होता है जैसे, और उसकी बहुत सारी वजह है, और उन वजह में तो हम अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस 9 और 9C पर है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो सबसे पहले तो आपको उस नंबर को रिस्टोर कराना पड़ेगा, और उसके रिस्टोर करने के लिए आपको जो अपनी पेंडिंग रिटर्न्स है वो फाइल करनी पड़ेंगी। अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाके आपको नंबर रिस्टोर कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप 9 और 9C फाइल कर पाएंगे। तो मैंडेटरी है, क्योंकि आप ये आर्गू नहीं कर सकते कि मेरा नंबर कैंसिल था तो मेरे ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हम लीगल भाषा में कहते हैं यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर नॉन डिफ़ॉल्ट। तो आपका अगर नंबर कैंसिल है तो आप उस नंबर को इमीडिएटली रिस्टोर कराइए, उसके बाद अपनी जो पेंडिंग रिटर्न्स है उनको भरिए और उसके बाद आप 9 और 9C को भी भरिए। तो 9 9C मैंडेटरी है, पर नंबर रिस्टोर कराना प्री कंडीशन है, उसके बिना आप नहीं भर पाए। हमारी ऑडियंस के लिए GSTR 9 के रिगार्डिंग आपका क्या एडवाइस है? 9 और 9C मेरी एनुअल रिटर्न्स है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। इसको अगर हम समझें तो देखेंगे, हम पूरा साल GST की रिटर्न्स फाइल करते हैं। जब वो रिटर्न्स फाइल करते हैं तो कई बार उन रिटर्न्स में कोई गलती रह जाती है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना छूट जाता है, जिसका कई बार हमें पता लगता है हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर पता लगता है, कभी कोई चीज़ बाद में हमें पता लगती है, कोई गलती हमें खुद से पकड़ में आती है। अगर वो गलती हम खुद से सरकार को बता देते हैं, उसके ऊपर ड्यू टैक्स बनता है, वो खुद से सरकार को दे देते हैं ब्याज के साथ, या कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा छूट गया, वो टाइमली रहते हम अवेल करते हैं, तो हम 9 और 9C से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी कोई गलती रह गई, अगर उसको सरकार बाद में पकड़ती है तो सरकार हमें कह सकती है आपने एक चीज़ छुपाया। सेक्शन 74 में वो सपरेशन का एलिगेशन हमारे ऊपर लगा सकती है और उस केस में हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी लग सकती है। अगर हमने वो चीज़ पहले ही अपने 9 और 9C में डिक्लेयर कर दी तो हमारे ऊपर सपरेशन का एलिगेशन लगने का चांस कम हो जाता है। अगर डिपार्टमेंट सपरेशन लगाता भी है तो कल को कोर्ट बोलता है जी इन्होंने तो खुद से आप बता दिया था, आपके नोटिस से पहले बता दिया, तो आप इनके ऊपर सपरेशन नहीं लगा सकते। साथ में ये भी अपने को ध्यान रखना है
कि 9 और 9C में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कोई छूट गया तो वो आप नहीं ले सकते। आपको वहाँ पर कोई टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, वो आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हैं। तो अगर मेरा इनपुट छूट गया तो मैं क्या करूँ? उसके लिए आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आपको 9 और 9C की तैयारी अपने ऑडिट के साथ ही करनी चाहिए। जो आपका फाइनेंशियल ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उसके साथ करनी चाहिए, ताकि अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट छूट गया उसको आप ले सकें, आपका कोई टैक्स लायबिलिटी छूट गई उसको आप साथ साथ पे कर सकें। तो आपकी 9 और 9C आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पूरी तरह से रिकंसाइल होगी। डिपार्टमेंट के ऑडिट के वक्त उनको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी जिसके ऊपर वो आपको सप्रेशन लगा सकें। आपका बोनाफाइड प्रूव होगा और आप अननेसेसरी पेनल्टीज़ और अवॉइडेबल लिटिगेशन से बचेंगे। इसलिए 9 और 9C को सीरियसली लीजिए। ये आपके लिए आखिरी मौका है। उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी चीज़ गलत हो गई या छूट गई उसको यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो GST में आने वाले ऑडिट में, इन्वेस्टिगेशन में आपको तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। थैंक यू। और उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही होस्टबुक्स की तरफ से जो एक्साइटिंग ऑफर है उसे अवेल करें और पाएं फ्लैट 20% ऑफ। और हमारे इस खास सीरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल होस्टबुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।